गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साइंस के चैप्टर 4 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का टॉपिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सारे क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे, जिसमें हमने लास्ट जो पढ़ा था वो था बोहर का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बोहर की क्लासिफिकेशन में जो हमने पीरियोडिक टेबल देखा था उस टेबल पे बेस्ड हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ अब पढ़ेंगे। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स जो बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है? पीरियोडिक लॉ पे जो बोहर ने दिया था, जो बोहर ने पीरियोडिक लॉ दिया था उसी पे बेस्ड है ना। और दूसरे जो प्रीवियस थे उसको नहीं फॉलो किया गया है इसमें। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मतलब एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से ही, उससे ही रिलेटेड उनकी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में किया गया है, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर देयर प्रॉपर्टीज शो पीरियोडिसिटी। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें पीरियोडिसिटी हम देखते हैं। ये जो पीरियोडिसिटी आती है वो किस वजह से आती है? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो उसमें चेंजेस आते जाते हैं जैसे जैसे इनकी एटॉमिक नंबर बढ़ती है। पीरियोडिक वेरिएशंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन with increase in atomic number is the reason for its this periodicity in properties। अब हम देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की। पहला है वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम एक एक करके इससे डील करते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वैलेंसी। वैलेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, और इसको इससे समझा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में, वो ही वैलेंसी कहलाती है। या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि एक एलिमेंट को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी उसे हम वैलेंसी कह सकते हैं। तो वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू कंप्लीट द ऑक्टेट। अब जैसे हम इसमें देख सकते हैं लिथियम से नियॉन तक के इसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उनकी वैलेंसी दी हुई है। जैसे लिथियम जो है उसमें उसकी वैलेंसी 1 है, क्योंकि लिथियम का जो एटॉमिक वेट है वो 3 है। तो जब हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो पहले शेल में 2 लेते हैं हम और दूसरे शेल में बचता है 1। तो ये जो 1 है और ये जो 1 है ये क्या हुई? इसकी वैलेंसी हुई। और वैसे ही आप इसमें देख सकते हैं कि लिथियम अगर किसी के साथ बॉन्ड बनाता है, कंपाउंड बनाता है, जैसे कि इसमें हाइड्राइड दिए हुए हैं इसके, तो उसमें एक ही हाइड्रोजन लगा है क्योंकि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। ये वैलेंसी हो गई आपकी। फिर है एटॉमिक साइज़। किसी भी चीज़ का साइज़ आप कैसे, तो हम एटम की बात कर रहे हैं तो एटम का मोस्टली हम एज्यूम करते हैं कि वो स्फेरिकल होते हैं। तो किसी भी स्फेरिकल चीज़ का या फिर सर्कुलर चीज़ का आप साइज़ कैसे निकालते हैं? उसके रेडियस निकाल करके। ठीक है, तो वैसे ही एटम में भी होता है कि इसका एटॉमिक रेडियाई निकाला जाता है, उससे ही हमें एटॉमिक साइज। द साइज ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग द वैल्यूज ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। डिफरेंट एलिमेंट्स का जो साइज है उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जिनकी दूसरे एलिमेंट्स से हम उसके एटॉमिक रेडियस को कंपेयर करते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। अब जो सेंटर होता है न्यूक्लियस का
सेंटर होता है जो एटम का, उसमें होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो एकदम सेंटर में होगा, और जो आउटर उससे बाहर बाहर क्या होते हैं, शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो आउटर मोस्ट शेल है और न्यूक्लियस है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यही क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियाई कहलाता है। अब ये फिगर हम देख रहे हैं, इसमें से कौन सा एटॉमिक रेडियाई बता रहा है। फिगर 1 हम देखते हैं। फिगर 1 में आप देखिए कि इसमें जो दिखा रहा है वो केवल फर्स्ट शेल तक दिखा रहा है, और फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है भी नहीं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। फिर सेकेंड हम देखते हैं, इसमें जो है फर्स्ट जो था उसमें इन्होंने केवल न्यूक्लियस का ही दिखाया है ना। यहाँ पे के शेल में आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बट इसमें न्यूक्लियस का ही रेडियस लिया हुआ है, तो वो एटॉमिक रेडियस नहीं है। तो सेकेंड हम देखते हैं, तो ये सेकेंड में आपको के शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो ये आउटर मोस्ट शेल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हुआ शेल के, और उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से नापा गया है। तो जो न्यूक्लियस का जो सेंटर है उससे ये के शेल जो उसका आउटर मोस्ट शेल है उससे लिया गया है, तो ये फिगर सही है। ये है हमारा एटॉमिक रेडियस। वैसे ही थर्ड में आते हैं। थर्ड में देखिए इसमें न्यूक्लियस दिया हुआ है, बट आउटर मोस्ट जो है इसमें एम है, जो शेल है एम, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है, तो इसका जो रेडियाई होगा वो भी न्यूक्लियस से एम शेल तक के होगा। ठीक है, और ये चौथा हम देखते हैं, तो इसमें रेडियाई 2 चीज़ों के 2 जो शेल्स हैं एल और एम, इनके बीच का दिया हुआ है, तो ये तो गलत है क्योंकि वो होना चाहिए न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक। अब हम देख सकते हैं इसमें पीरियोडिक टेबल में आप देखिए एटॉमिक रेडियाई इसमें दिखाया हुआ है कि कैसे इंक्रीज़ होते हैं डिक्रीज़ होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम ग्रुप में देख रहे हैं यहाँ पे, तो ग्रुप में आपको इनकी साइजेस जो हैं वो बढ़ती दिख रही हैं। हाइड्रोजन तो चलिए उसकी पोजीशन एकदम अलग होती है। लिथियम से आप देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये धीरे धीरे इनके साइजेस बढ़ती जा रही हैं। तो वही इसमें बताया कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप। ग्रुप से जैसे हम नीचे नीचे जाते हैं तो उसमें एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? दिस इज बिकॉज अ न्यू शेल इज एडेड एज वी गो डाउन विथ इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, जो न्यूक्लियस है और इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है के शेल पे, तो ये दोनों का जो रेडियाई है वो तो कम है एज कंपेयर टू जो सेकेंड फिगर हमें दिख रहा है, इसमें एम शेल तक इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। तो एम शेल, तो इसका डिस्टेंस ऑब्वियसली बढ़ गया। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में बढ़ते हैं तो उनका शेल जो होता है वो बढ़ने लगता है, तो इस वजह से एटॉमिक साइज भी बढ़ने लगता है। अब हम देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो लेफ़्ट टू राइट जाने में, पीरियड में जब हम जाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज उसके अंदर बढ़ने लगता है, विच टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड रिड्यूसेस द साइज ऑफ द एटम। पहले हम समझ रहे थे कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, फिर वापस इस सेंटेंस को हम समझेंगे। न्यूक्लियर चार्ज मतलब होता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, वो जो जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज इज द टोटल चार्ज ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का टोटल चार्ज जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। एक एटम में न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और वो जो है वो जितना ज़्यादा प्रोटॉन रहेगा उतना वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचता है, तो उतना ज़्यादा जो उसकी शेल है उसकी उसका डिस्टेंस कम होते जाता है। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट हम देखते हैं, एक
एक पीरियोडिक टेबल में, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसका जो रेडियाई है वो कम होते जा रहा है। अब हम देखते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। अब मेटल्स क्या होते हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं। जो मेटल की डेफिनेशन है, एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड मेटल्स। मतलब कोई एलिमेंट अगर वो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो वो क्या हुआ, मेटल हुआ। जैसे कि आयरन, जिंक, सोडियम, ये सब। और नॉन मेटल कौन से होते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो एक्सेप्ट करते हैं तो वो नेगेटिव उनमें आयन उनके बनते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब। ठीक है, तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो इनको एक जिगजैग लाइन जो है वो सेपरेट करती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को। और वो जो जिगजैग लाइन है वो क्या कहलाती है, मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स कहलाती है। इसमें आप देख सकते हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पैलेडियम और पोलोनियम। तो ये सारे क्या हैं, ये मेटलॉइड्स हैं। और आप इस तरफ देख सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होता है, क्या बिहेवियर है, उसका ट्रेंड कैसा है। जैसे हम जब जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। अब इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे इसमें राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर दिखा रहा है। जैसे ये डाउन द ग्रुप जा रहा है तो इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर, मतलब जितना ज़्यादा हैवी एलिमेंट होगा उतना ज़्यादा उसकी मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पे दिखाएगी। पर जब आप राइट तरफ का जब एलिमेंट देखते हो आप, तो उसमें जब आप नॉन मेटल होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे क्या है, जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वो डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये क्या होता है, एक जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको उस एटम में से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की ज़रूरत होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मेटल होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन को देता है और आयन बनाता है। तो वहीं से ये चीज़ आई है कि जो जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें ये खासकर ये बताया गया है कि जो एटम होना चाहिए वो आइसोलेटेड होना चाहिए और वो गैशियस फॉर्म में होना चाहिए। तो आइसोलेटेड एटम को लेने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो सॉलिड और लिक्विड एलिमेंट है उसको कन्वर्ट करेंगे हम पहले गैशियस स्टेट में। फिर अगर जो एलिमेंट है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होगा तो उसे हम तोड़ेंगे उस एटॉमिक फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो क्या है, इसकी जो यूनिट होती है आयनाइजेशन एनर्जी की, वो किस में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे हम ग्रुप में जाते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में हाइड्रोजन से पोटेशियम की ओर, मतलब नीचे जा रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है। शेल भी बढ़ते हैं क्योंकि ग्रुप चेंज होते, पीरियड्स चेंज होते जा रहे हैं। और चूंकि शेल्स बढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जितना एनर्जी चाहिए, जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएगा उतना ज़्यादा वो फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ते जा रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना
निकालना जो होगा वो थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पर तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका जो टेबल दिया हुआ है, इसमें जैसे आप इन डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती जाएगी, मतलब जो वैल्यू है आयनाइजेशन एनर्जी की वो कम लगेगी हमें, जितना एनर्जी की ज़रूरत है वो कम लगेगा, क्योंकि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो तो दूर जाते जा रहा है। ठीक है, वैसे ही जब आप एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो वो इंक्रीज होगा। अब बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? मेटल जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो जैसे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, तो इनमें जो आउटर मोस्ट शेल हैं उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये क्या करते हैं? 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये अपना जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये मोनोवैलेंट या डाइवैलेंट आयंस बनाते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज, उसमें पॉजिटिव चार्ज 1 या 2 होता है। अगर 1 है तो मोनोवैलेंट, 2 है तो डाइवैलेंट। अब ये जो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल में होते हैं, वो तो हमने देखा हुआ है। वैसे ही नॉन मेटल्स क्या होते हैं? वो राइट साइड में होते हैं और वो नेगेटिव आयंस छोड़ते हैं, नेगेटिव आयंस बनाते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी एटम में तो नेगेटिव चार्ज जो बनता है, पर उसके साथ में एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए, जब आयोनाइजेशन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? निकालने, जब नेगेटिव एटम बन जाता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन में एनर्जी चाहिए थी और इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है ना, ये थोड़ा डिफरेंस ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में कैसा होता है। लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं पीरियड में, तो इसमें ये जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, मतलब जितना एनर्जी वो निकलेगा वो बढ़ती जाती है, और जैसे आप अगर ग्रुप में नीचे जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती जाएगी, मतलब कि कम एनर्जी उसमें से निकलेगी, रिलीज होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं HCl का। तो HCl जो होता है, इसमें हम जानते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो इसमें जब हाइड्रोजन और क्लोरीन शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो दोनों में ही ऐसा रहता है कि कोई तो अपनी तरफ खींचेगा, मतलब कि हाइड्रोजन खींचेगा या क्लोरीन खींचेगा, उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की कोशिश करे। ऐसे ही तो बॉन्ड बनते हैं। तो जो ज़्यादा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज लग जाता है ना। तो ये जो होती है, ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए केमिकल कंपाउंड, किसी केमिकल कंपाउंड में जो एटम है उसकी एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ, टू इटसेल्फ, एंड दस गेन अ पार्शियली नेगेटिव चार्ज। एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज वो अपने में ले लेते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बिहेवियर देखते हैं हम पीरियड में, पीरियोडिक टेबल में। जैसे कि हम पीरियड में लेते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जा रही है, मतलब ज़्यादा वो खींच रहे हैं अपने लिए, अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहे हैं, तो ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी इंक्रीज हो रही है। जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी डिक्रीज होगी।
अब ये इन टोटल आप देख सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, ये इसमें शो किया गया। थैंक यू।